मुजरिम को 100 बार फांसी पर लटकाया जाए। इसके बाद इसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और उन टुकड़ों को उसी फार्मूले के तेजाब में गलाया जाए जिसका जिक्र मुजरिम ने अपनी डायरी में किया है। अगर खुदा एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का नाम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफसर और ये कहानी है लाहौर शहर पाकिस्तान की। लाहौर पुलिस अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए अपना मेल बॉक्स चेक करती है तो उसमें एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं ये मैसेज दुनिया को पहुंचाऊंगा। मैं सैकड़ों माँओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को दूसरी दुनिया में बगैर कफन के गटर के जरिए भेजूंगा। और उस खत के साथ में एक 32 पेज की डायरी जिसमें उसका पूरा कन्फेशन था और साथ में कुछ बच्चों की फ़ोटोज़ भी। उस डायरी में एक घर का पता भी लिखा हुआ था। ये पता था 16B रावी रोड। उस वक्त के मौजूदा डीएसपी तारिक कैम्बो अपने एक साथी के साथ दिए गए पते पर जाते हैं और तहकीकात करने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक शख्स बाहर आता है जिसकी उम्र 38 साल और नाम था जावेद इकबाल। डीएसपी तारिक जावेद इकबाल से उस खत के ताल्लुक़ से कुछ सवाल पूछते हैं तो जावेद अपने सर पे गन लगाकर पुलिस वाले से कहता है कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद को मार लूँगा। ये बात सुनकर डीएसपी तारिक अपने साथियों के साथ वापस चले आते हैं, पर उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये किस जगह से वापस आ रहे हैं। डीएसपी तारिक को लगा कि शायद ये मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और वापस चले आए। अगला खत जावेद लाहौर के मशहूर अखबार डेली जंग को लिखता है जिसमें उसने कन्फेस किया, आज मेरा 100 बच्चों का कत्ल करने का वादा पूरा होता है। आपको साथ ही सभी बच्चों की तस्वीर मिल जाएंगी, कौन है और वो कहाँ से है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के ज़रिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या अचीव किया है। मैं 32 पेज की डायरी आपको दे रहा हूँ, वो मेरे 100 मर्डर्स का कन्फेशन है। आप मेरे मकान पे जाओ तो सारे सबूत मिल जाएंगे और जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या किया है तो दुनिया हैरान रह जाएगी। मैंने पहला मर्डर 14 साल के बच्चे का किया है। उसे ऑरेंज जूस में नींद की गोलियां दी और जब वो सो रहा था तो मैंने उसे गैस मास्क पहना दिया जिसके ज़रिए मैंने उसे साइनाइड गैस दे दी और 10 सेकंड में ही वो चल बसा। फिर मैंने उसकी बॉडी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्रम में डाल दिया और सिर्फ एक रात में ही उसकी बॉडी लिक्विड में बदल गई। उसके बाद मैंने ऐसे ही और सभी बच्चों को मारा है। मैं हूँ जावेद इकबाल। इस खत में किए गए दावों को चेक करने के लिए उस वक्त के चीफ क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती साहब दिए गए पते पर तुरंत पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर उनको दिखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, तो वो पड़ोसियों के घर से दीवार फांदकर उस घर में जाते हैं। वहां जाते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर की दीवारों पर खून के छींटे, बोरियों में बच्चों के कपड़े और जूते थे। साथ ही और अंदर जाने पर उनको कुछ तेज़ाब से भरे हुए ड्रम दिखाई पड़ते हैं जिनको वो चेक करते हैं तो उनमें बच्चों के लोथड़े पड़े होते हैं जिनमें से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी।
साथ ही चिश्ती साहब के हाथ भी जल जाते हैं। दीवारों पर हाथ से बनाई हुई स्लिप चिपकी हुई थी, जिनमें छोटे छोटे सुराख दिए गए थे। जैसे कि एक स्लिप में लिखा था कि मैंने कुछ लाशों को डिस्पोज नहीं किया ताकि अथॉरिटीज़ उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। साथ में एक स्लिप और मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अब मैं जा रहा हूँ रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने। अखबार डेली जंग इस खबर को छाप देता है, जिसमें फ़ोटो समेत 57 बच्चों की डिटेल्स भी छापता है। और इसके साथ ही शुरू होता है पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। लेकिन जावेद की इसमें कोई खबर नहीं, वो भाग चुका था। खबर छपने के बाद सारे बच्चों की पहचान हो जाती है और पूरे शहर में मातम सा छा जाता है। ये वो दिन था जब डेली जंग अखबार के ऑफिस में एक और ख़त आता है। वो ख़त था एडिटर खाबर नईम हाशमी के नाम, जिस पर लिखा हुआ था, मोहतरम एडिटर साहब, रोज़नामा जंग लाहौर। वो पार्सल बहुत भारी था, जिसमें बहुत सारी फ़ोटोज़, डायरी और बच्चों की सारी डिटेल्स थी। उन सारी डिटेल्स के साथ में एक ख़त भी था जिसमें लिखा हुआ था, एडिटर साहब, मैं अब तक 100 से ज़्यादा बच्चों को के बाद मार चुका हूँ। मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। कन्फेशन के लिए मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें मेरे बहुत से जानने वाले हैं और साथ में बहुत से दोस्त भी हैं। अगर मैं अपनी स्टोरी उनके पास ले गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अरेस्ट करके मेरी छोटी सी न्यूज़ अखबार में छाप देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी पूरी दुनिया के सामने आए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। लेटर में नीचे जावेद का नाम और उसका नंबर भी था, जिस पर खावर साहब फ़ोन करते हैं तो 1 घंटे बाद जावेद ऑफिस में पहुंच जाता है। जावेद अपने साथ अपने साथी को भी लेके जाता है। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, जिससे आसपास के इलाके में 100 से ज़्यादा पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और कन्फेशन के दौरान जावेद के साथी की तलाशी ली जाती है। तलाशी में उसके पूरे कपड़े से 500 से ज़्यादा नींद की गोलियां मिलती हैं। उसके बाद जावेद को आर्मी के हवाले कर दिया जाता है। घंटों की चली इंट्रोगेशन में जावेद के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली, जैसे कि वो एक वेल्दी फैमिली का छठा बेटा था और उसके परिवार के मुताबिक वो बचपन से ही बहुत चालाक और गुस्सैल मिजाज का था। धीरे धीरे वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सी मुसीबतें भी खड़ी करने लगा। अक्सर बताते हैं कि वो रात में सबको अपने पीछे एक ही लाइन में खड़ा करता था। उसके भाई ने बताया कि वो अपने मन की ही करता था और अगर कोई चीज़ उसको ना मिले या कोई चीज़ उसको देने से कोई मना कर दे तो वो अपने खुद के सर पे ही बंदूक तान देता था। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट होते ही उसके पिता ने उसके लिए आयरन रिकास्टिंग का एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करके दिया, जिसमें वो अक्सर बच्चों को ही हायर करता था। बच्चों को हायर करने के पीछे उसकी बहुत सी वजह थी, जैसे कि बच्चों को तनख्वाह भी कम दी जाती थी और साथ में ही बच्चों से थोड़ा पर्सनली अटैच भी था। जावेद होमोसेक्सुअल विद पेडोफिलिक था, जिसका मतलब होता है बच्चों से जिस्मानी संबंध बनाने की लालसा। बावजूद इसके जावेद की 2 शादियाँ हुई, लेकिन कोई भी शादी उसकी 1 साल से ज़्यादा नहीं चली। कुछ दिनों बाद जावेद ने एक गेमिंग सेंटर खोला, जिससे कि आसपास के सारे बच्चे एक मक्खियों की तरह उसके गेमिंग सेंटर पे जमा होने लगे, जिसका वो फ़ायदा उठाता था। फ़ायदा उठाने के लिए जावेद 100 का नोट रख देता था और देखता रहता था कि कौन उसको उठा रहा है। कोई बच्चा उठा लेता था तो वो सबको लाइन में खड़ा करके एक एक करके सबकी तलाशी लेता था और जिसके पास वो पैसा मिल जाए उसको वो अपने प्राइवेट रूम में ले जाकर वो गंदी हरकतें करता था। जब ये बात आसपास के लोगों को मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने बच्चों को उसके गेमिंग सेंटर में जाने से मना कर दिया, जिससे उसका ये धंधा भी फ्लॉप हो गया।
उसके बाद उसने एक जिम और एक्वेरियम खोला और उसमें भी वो सेम प्रोसीजर ही फॉलो करता था, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। धीरे धीरे करके उसका ये बिज़नेस भी फ्लॉप हो गया और इसमें उसको बहुत ही भारी नुकसान हुआ, क्योंकि ये सब करने के लिए उसको अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत थी, जिससे वो आर्थिक तंगी से जूझने लगा। इस बात के लिए कुछ लोगों ने उससे कभी ये भी पूछा कि अगर तुम ऐसे ही पैसे खर्च करते रहे तो आगे की ज़िंदगी कैसे काटोगे। तो वो सीधा सीधा जवाब देता था कि मुझे आगे की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ करने की क्या ज़रूरत है, एक बंदूक उठाऊंगा और अपने सर पे गोली मार लूँगा। ऐसा सुनने के बाद उससे आसपास के लोग कटने लगे। फिर कुछ दिन और चला तो वो कंगाल हो गया। इन्हीं सब चीज़ों के चलते 1997 में जावेद अपना घर बार बेचकर लाहौर शिफ्ट हो जाता है। लाहौर शिफ्ट होने पर उसको एक परफेक्ट हंटिंग स्पॉट मिलता है। एक है दाता दरबार और दूसरा बस स्टैंड। वो यहाँ बच्चों को खाना और रिहाइश का हवाला देकर अपने घर ले आता था, क्योंकि अक्सर वहाँ घर से भागे हुए या ऐसे ही बच्चे मिल जाते थे। इसी तरह एक बार वो एक 18 साल के लड़के को ले आता है, जो कि उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। पेशे से वो एक मसाजिया था। जावेद उसके साथ भी वही जुल्म करता था, जिससे वो तंग आकर एक रात जब जावेद सो रहा था तो उसने पास में रखी राइफ़ल के हैंडल से जावेद के सर पे हमला कर दिया, जिससे चीख पुकार मच गई और जावेद का सर फट गया। आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुलाते हैं। जांच करने पर पुलिस वाले जावेद के ऊपर रेप केस लगाते हैं और उसे सज़ा के तौर पर 100 कोड़े लगाते हैं। इससे जावेद की हालत और ख़राब हो जाती है और वो 22 दिनों के लिए कोमा में चला जाता है। जावेद के ठीक होने पे मेडिकल का खर्चा और सारा सब कुछ देखना उसके घर वाले इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ उसकी माँ ही उसके साथ होती है। इस वजह से जावेद को यहाँ भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके चलते उसकी माँ को हार्ट अटैक आता है और वो गुजर जाती हैं। इससे जावेद को काफ़ी सदमा लगता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली के अनुसार इस हादसे ने जावेद को एक डेविल में बदल दिया। अब तक जावेद के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, तो वो एक रेंटल हाउस में शिफ्ट हो जाता है और ये एड्रेस है 16B रावी रोड। यहीं जावेद खुद से एक वादा करता है, मुझे बहुत मारा गया, मेरा सर कुचल दिया गया, मैं चलने में भी लाचार हो गया। ये सब मैं उसके बदले में कर रहा हूँ। 100 करोड़ों का जवाब 100 बच्चों को मार कर दूंगा। मेरी माँ को रुलाया गया था, मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। लेट 1999 में जावेद ने अपने वादे के मुताबिक काम करना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ 147 दिनों में ही शहर के 100 बच्चे गायब कर दिए। पहले वो उनकी फ़ोटोज़ लेता था, फिर उन्हें बाहर घुमाने ले जाता था, अच्छा खाना खिलाता था, सिनेमा भी दिखाता था, फिर वापस उनको घर ले आता था। घर लाने के बाद करता था और फिर उसके बाद टीवी दिखाने के बहाने पीछे से चेन लगाकर उनका गला घोट देता था। बच्चों के मर जाने पर उनकी बॉडीज़ के टुकड़े करता और उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देता। ठीक ऐसे ही करते हुए उसने 100 बच्चों को मारा, जिसमें सिर्फ 57 बच्चों की पहचान हो पाई, क्योंकि बाकी बच्चों की लाशें पूरी तरह से गल चुकी थी। यह खबर छपने के बाद शहर में सन्नाटा सा छा गया। स्कूल खुले होने के बावजूद भी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। इस दिन कोर्ट की सुनवाई हुई, जिसमें जावेद के साथी साजिद को 686 साल, नदीम को 186 साल और साबिर, जो कि सिर्फ 13 साल का था, उसे 42 साल की सज़ा सुनाई गई। बावजूद इसके कि उसने खुद को सरेंडर किया, सारे सबूत पुलिस के सामने पेश किए, लेटर भी लिखा और सारे सबूत उसके खिलाफ होने पर भी जावेद खुद को इनोसेंट साबित करने लगा। पहली दलील उसने ये रखी कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को सरकार से अटेंशन मिले, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर उसने दूसरी दलील पेश की कि 20 लोग उसके घर में घुस आए थे और उन्होंने उन बच्चों को मार दिया। जावेद उन बच्चों को बचा ना पाया, इसलिए खुद को गिल्टी ठहराने लगा।
और तीसरी दलील ये दी कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट था, किसी भी बच्चे की कोई भी मौत नहीं हुई है, ये सब अफवाहें हैं। जावेद की सारी दलीलों को रिजेक्ट करते हुए जज अल्लाह बख्श रांझा ने जावेद को सज़ा सुनाई। जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान पर सेम चेन से फांसी दी जाएगी। उसकी बॉडी को कट करके उसी एसिड में उसे घोला जाएगा जिसका जिक्र उसने अपनी डायरी में किया था। ये फैसला आते ही सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि फॉरेन एनजीओ भी जावेद के सपोर्ट में आई, क्योंकि ये सज़ा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थी। जावेद इकबाल के डिफेंस लॉयर को इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि उन्हें मौत की धमकियाँ आने लगी थी। बावजूद इसके कि कोर्ट का फैसला ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था, फिर भी जावेद की सज़ा बरकरार रखी गई। लाहौर की कोट लखपत जेल के ब्लॉक 7 में जावेद और उसके साथी साजिद की लाश लटकती हुई पाई गई। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था, लेकिन इसके सबूत ना मिलने की वजह से इसे सरकार की तरफ से भी सुसाइड ही डिक्लेयर कर दिया गया। जबकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि रात 10 बजे से 2 बजे तक सिक्योरिटी कैमरे भी बंद थे और गार्ड भी सो रहा था। पाकिस्तानी सरकार ने जावेद की और साजिद की मौत को सुसाइड डिक्लेयर तो कर दिया था, लेकिन जांचकर्ताओं के मुताबिक ये सुसाइड असंभव था, क्योंकि जिस तरह से उनकी लाशें उनकी ही चादर से सेल की छत की निकली हुई सरियों से लटकी हुई पाई गई, ये नामुमकिन था, क्योंकि सेल के छत की ऊंचाई ज़्यादा थी और 2 मौतें एक साथ एक ही पोजीशन में एक वक्त पर हो जाना ये थोड़ा सा पेचीदा है। बावजूद इसके कोई सबूत न मिलने पर उन्हें भी इसे सुसाइड ही करार देना पड़ा। आज इस घटना को बीते 23 साल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के उन माओं का दर्द आज भी वैसा है जैसा कि उस वक्त था। आप लोगों का इस कहानी में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।